Hi friends, how are you? I know you would have completed your examination very well of BPC 014. With BPC, I would also attempt all other subjects of BPC like BPC 1, BPC 2 or others. And other subjects like English literature and your BEG 102. So these are the subjects together. But I would continue the same block or the same units after your examination for the sake of the future preparation of those candidates they would participate in the examination. I know that those students who would have also the advantages of these videos can go through such channels or the videos, and they can also recommend to their nearest friends or acquaintances for the preparation of the examination as well as the assignment. Hence, I come to the conclusion here that all the videos I prepare here, it is to my own level, it is to my own knowledge, and my first purpose is to convey the ideas, the meaning of the sentence, the paragraph, even to the weakest level of the students who don't have the approach of the study, and they are living far and wide in the country. So let's continue the same block of BPC 014 of psychopathology, and after the completion of this block I would start block number 2. So you should just watch these videos meticulously, and I hope you would have the great advantages. By then, take care of yourself, just watch these videos and support us as much as you can. Welcome on Easy Learning. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में वी विल ओनली डिस्कस ऑन मेथड्स ऑफ असेसमेंट. तो चलिए देखते हैं कि आखिर में असेसमेंट के तरीके क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं. The psychologists use different methods of assessment to arrive at diagnosis, including interviews, psychological testing, self-report questionnaires, behavioral measures and physiological measures. साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके को असेसमेंट में जो है यूज़ करते हैं डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए. मैंने डायग्नोसिस बताया है क्या होते हैं पिछली वीडियो में, जिसमें इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर्स, बिहेवियरल मेजर्स और फिजियोलॉजिकल मेजर्स शामिल होते हैं. A careful assessment provides a wealth of information about client's personality and cognitive functioning. कहते हैं अगर सही तरीके से असेसमेंट किया जाए तो यह एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब एक बहुत अच्छा सा इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है क्लाइंट की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी सोचने समझने की जो कार्य है या कॉग्निटिव फंक्शनिंग है उसके बारे में. This information helps clinicians develop a broader understanding of their clients' problems and helps to recommend appropriate forms of treatment. कहते हैं यह इंफॉर्मेशन क्लिनिशियंस को हेल्प करती है कि एक बहुत ही विस्तृत या बहुत ज़्यादा जो है अपने क्लाइंट को वो समझने में वो डेवलप कर सके, उनके प्रॉब्लम को समझने में डेवलप कर सके, और साथ ही साथ एंड हेल्प्स टू रेकमेंड अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट. और यह उन्हें इसमें भी मदद करती है कि आखिर में जो उपचार का सही तरीका है या रूप है वो क्या होनी चाहिए. इन मोस्ट केसेस द फॉर्मल असेसमेंट इन्वॉल्व्स वन और मोर क्लिनिकल इंटरव्यूज़ विद द क्लाइंट. कहते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो औपचारिक जो असेसमेंट होते हैं उसमें एक या एक से अधिक क्लिनिकल इंटरव्यू शामिल होती है जो क्लाइंट के साथ होती है, लीडिंग टू डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन एंड ट्रीटमेंट प्लान, जो कि डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन और ट्रीटमेंट प्लान की ओर ले जा रही होती है. आगे दे रखे हैं कि इन सम केसेस मोर फॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग माइट बी नीडेड टू प्रूव द क्लाइंट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग. कहते हैं कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अधिक से अधिक फॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को जो है वो माइट बी नीडेड, उसकी ज़रूरत जो है पड़ सकती है, जिससे कि क्लाइंट की साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको प्रोब किया जा सके, उनके प्रॉब्लम को जांच किया जा सके, जो कि इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और न्यूरो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग से जुड़े हुए हैं.
द वेरियस मेथड्स ऑफ असेसमेंट आर डिस्कस्ड बिलो। कहते हैं अनेक प्रकार के असेसमेंट मेथड जो हैं उनको नीचे दिया गया है चर्चा के लिए। पहला जो मेथड है वह है आपका क्लिनिकल इंटरव्यू का। द क्लिनिकल इंटरव्यू इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ असेसमेंट। ये ऐसा आपका ये मेथड है क्लिनिकल इंटरव्यू जिसे बहुत ज़्यादा वाइडली जो है असेसमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। द इंटरव्यू इज़ यूजुअली द क्लाइंट्स फर्स्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द क्लिनिशियंस। इंटरव्यू साधारणतया क्लाइंट्स का आमने सामने जो है क्लिनिशियन से कॉन्टैक्ट होता है। क्लिनिशियंस ऑफ्टन बिगिन बाय आस्किंग क्लाइंट्स टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन देयर ओन वर्ड्स, saying something like and describe to me the problem you have been having। कहते हैं यहाँ पर में क्लिनिशियंस अक्सर क्या करते हैं, क्लाइंट से इस सवाल को पूछते हुए शुरू करते हैं कि वो अपने बारे में जो है जो उनकी शिकायत है वो अपने शब्दों में जो है डिस्क्राइब करना शुरू करें। जैसे कि वो यह कहना शुरू करें कि क्या आप अपने प्रॉब्लम को मुझे बता सकते हैं, यू हैव बीन हैविंग लेटली, जो आपको हाल फिलहाल में अभी हुआ है या हो रहा है। थेरापिस्ट शुड लर्न नॉट टू आस्क व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। थेरापिस्ट कहते हैं कि कभी नहीं उन्हें पूछना चाहिए, कहते हैं कि आप आखिर में क्यों आए यहाँ पर में, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। टू अवॉइड रिसीविंग आंसर सच एज ए कार, ए बस और माई पेरेंट्स। कहते हैं या ये भी इसका मतलब है कि क्या चीज़ आपको यहाँ लाती है, कि आप किस से आए हैं, कार से आए हैं, बस से आए हैं या पेरेंट्स से आए हैं। ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा आए हैं तो इसके बारे में दे रखे हैं। अब आगे दे रखे हैं द क्लिनिशियंस विल देन यूजुअली प्रोब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सच एज बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज एंड फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, द सर्कमस्टेंसेस रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम, हिस्ट्री ऑफ पास्ट एपिसोड्स एंड हाउ द प्रॉब्लम अफेक्ट्स द क्लाइंट्स डेली फंक्शनिंग। क्लिनिशियंस तब जो है साधारणतया अलग अलग जो वो कंप्लेंट आखिर में क्लाइंट बता रहे होते हैं उनके पहलुओं को जाँच करेंगे। जैसे कि बिहेवियरल जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो बिहेवियर दिखाते हैं लेकिन बिहेवियर उनकी सामान्य नहीं होती है और उनकी फीलिंग भी डिस्कम्फर्ट होती है, मतलब वो अच्छी तरीके से फील नहीं कर पाते हैं। द सर्कमस्टांसेस रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ प्रॉब्लम, और ख़ास करके उन सारी परिस्थितियों के बारे में जानना होता है कि जब उनको प्रॉब्लम क्लाइंट को शुरू हुआ तो उस समय आखिर में परिस्थिति क्या थी उनकी। हिस्ट्री ऑफ पास्ट एपिसोड्स, उनके साथ पिछले कौन कौन सी घटनाएँ घट चुकी है। एंड हाउ द प्रॉब्लम अफेक्ट्स द क्लाइंट्स डेली फंक्शनिंग, और साथ में ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो कैसे क्लाइंट की जो रोज़ की कार्य है उनको प्रभावित करती है। द क्लिनिशियंस में एक्सप्लोर पॉसिबल प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स सच एज चेंजेस इन लाइफ सर्कमस्टेंसेस, सोशल रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉयमेंट और स्कूलिंग। कहते हैं क्लिनिशियंस जो है आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो पॉसिबल जो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स हैं, मतलब ख़ास करके जो ऐसे इवेंट्स जो काफ़ी उनकी लाइफ में हुई है, जैसे कि उनकी जो लाइफ की परिस्थिति है उसमें बदलाव आई है, सामाजिक जो उनका संबंध है और रोज़गार है या स्कूलिंग है, उसके बारे में वो जान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। द इंटरव्यूअर एनकरेजेस द क्लाइंट टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन हर और हिज ऑन वर्ड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द क्लाइंट्स व्यू पॉइंट। कहते हैं इंटरव्यूअर जो है क्लाइंट को हौसला देते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को अपने शब्दों में जो है बयां करे, जिससे कि क्लाइंट्स के जो अपने विचार हैं उनके माध्यम से जो है उनको समझा जा सके। नेक्स्ट दे रखे हैं फॉर्मेट ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू के फॉर्मेट या रूप कौन कौन से होते हैं। ऑल्दो द फॉर्मेट में वेरी, मोस्ट इंटरव्यूज कवर दिस टॉपिक्स। कहते हैं भले ही फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अधिकतर इंटरव्यू में नीचे जो दिए गए हैं वो सारे आ जाते हैं लगभग। पहला तो है कि आइडेंटिफाइंग डेटा, डेटा को पूरा पता करना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, मैरिटल स्टेटस, एज, जेंडर, रेशियल एथनिक इंफॉर्मेशन, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली कंपोजिशन एंड सो ऑन। कहते हैं इसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन शामिल होते हैं जो कि क्लाइंट की जो सामाजिक या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, डेमोग्राफिक का मतलब है कि कौन सी किस जगह पे वो रहते हैं, कितने लोगों के बीच में रहते हैं। कुछ ऐसे लक्षण के ऊपर बताए गए हैं जैसे कि उनका एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, उनका शादीशुदा जीवन कैसा है, एज क्या है, जेंडर क्या है, रेशियल और एथनिक इन्फॉर्मेशन क्या है, रिलीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, फैमिली कंपोजिशन, आखिर फैमिली किस तरह की है आदि, सो ऑन। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम।
मतलब प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन। हाउ डज द क्लाइंट परसीव द प्रॉब्लम, कि क्लाइंट अपने आप को प्रॉब्लम को कैसे बयां करता है, परसीव करता है। व्हाट ट्रबलिंग बिहेवियर्स, थॉट्स और फीलिंग्स आर रिपोर्टेड, कौन कौन सा ऐसा बिहेवियर, थॉट या फीलिंग है जो उनको परेशान करता है, जिसे वो बयां करते हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइंट्स फंक्शनिंग, ये जितने भी चीज़ें हैं क्लाइंट के कार्य को कैसे प्रभावित करते हैं। व्हेन डिड दे बिगिन, और उनकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई। नेक्स्ट है साइकोसोशल हिस्ट्री, information describing the client's developmental history like educational, social and occupational history, early family relationship। इसमें खास करके उन बात की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होते हैं जो क्लाइंट की डेवलपमेंटल हिस्ट्री को बताती है। डेवलपमेंटल का मतलब कि बचपन से लेकर के और अभी तक जो है क्लाइंट्स को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एजुकेशनल आते हैं, सोशल आते हैं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आती है जो उनका पेशा या रोजगार से संबंधित होती है, शुरुआत की उनकी परिवार से कैसा रिलेशनशिप रहा है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका मेडिकल साइकेट्रिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें मेडिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन की पूरी इतिहास होती है। इज़ द प्रेजेंट प्रॉब्लम एक रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ए प्रीवियस प्रॉब्लम, या एक प्रेजेंट, क्या यह एक कहते हैं प्रेजेंट प्रॉब्लम है या एक रिकरेंट एपिसोड है प्रीवियस प्रॉब्लम की। कहते हैं पिछला प्रॉब्लम था, क्या वही पिछला प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम को जन्म तो नहीं दे दिया कहीं। हाउ वॉज द प्रॉब्लम हैंडल्ड इन द पास्ट, और अगर पीछे प्रॉब्लम था तो पीछे आखिर में उसको कैसे हैंडल किया गया था। वॉज ट्रीटमेंट सक्सेसफुल, वाई और वाई नॉट, क्या ये ट्रीटमेंट पास्ट का जो था वो सक्सेसफुल था अगर नहीं तो कहते हैं क्यों नहीं। ठीक है, अब आगे दे रखे हैं मेडिकल प्रॉब्लम या मेडिकेशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग मेडिकेशन। इसमें प्रेजेंट मेडिकल प्रॉब्लम, प्रेजेंट ट्रीटमेंट और मेडिकेशन शामिल है। द क्लिनिशियन इज अलाउड टू वेज इन विच मेडिकल प्रॉब्लम्स में अफेक्ट दे प्रेजेंटिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्लिनिकल जो है इस बात से चौकन्ने होते हैं, अवगत होते हैं उन सारे तरीके से जिसमें मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो प्रभावित कर सकती है। फॉर एग्जांपल, ड्रग्स फॉर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस कैन अफेक्ट पीपल्स मूड्स एंड जनरल लेवल्स ऑफ एराउजल। ड्रग्स जो होती है वो खास जो मेडिकल कंडीशंस के लिए होती है, वो आदमी की जो मूड होती है उनको प्रभावित कर सकते हैं, और साथ में जो जनरल लेवल होते हैं किसी भी आदमी की, जनरल लेवल का मतलब एराउजल का मतलब उनके मन में जो इच्छा जागती है उनको भी वो प्रभावित कर सकती है। The interviewer should be attentive to the client's non-verbal as well as verbal behavior। कहते हैं कि इंटरव्यूअर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव होनी चाहिए क्लाइंट्स की नॉन वर्बल और साथ साथ वर्बल बिहेवियर। नॉन वर्बल का मतलब जो बोल के नहीं वो बयां करता है, और वर्बल जो बोल के करता है। फॉर्मिंग जजमेंट अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द क्लाइंट्स अटायर एंड ग्रूमिंग, अपरेंट मूड एंड एबिलिटी टू फोकस अटेंशन। इसमें ऐसे जजमेंट शामिल होते हैं जिसमें ठीक तरीके से बिल्कुल क्लाइंट की जो पहनावा है या ग्रूमिंग है, अटायर एंड ग्रूमिंग, उनका जो साफ जो मूड है और उनका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर फोकस कितना है, ध्यान कितना है, उनकी ध्यान करने की पावर कितनी है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। क्लिनिशियन शुड ऑल्सो जज द क्लैरिटी और साउंडनेस ऑफ क्लाइंट्स थॉट। कहते हैं क्लिनिशियंस जो है उन्हें क्लाइंट्स के जो विचार हैं वो विचार कितना मजबूत है, साउंडनेस है, उसमें कितनी क्लैरिटी है, उनके बारे में जज करना चाहिए। एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस एंड लेवल ऑफ ओरिएंटेशन, और कहते हैं कि वो उस चीज़ को कितना अपने अंदर उतार पाते हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उनके ऊपर उनका कितना ध्यान है, लेवल ऑफ ओरिएंटेशन। और अवेयरनेस ऑफ देमसेल्स, वो अपने आप को कितना देखते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, और अपने आसपास की माहौल को, एंड देयर सराउंडिंग्स, हु दे आर, वेयर दे आर, वह कौन है, वह कहाँ हैं, एंड व्हाट आर द प्रेजेंट डेट इज़, और प्रेजेंट डेट क्या है। These clinical judgments form an important part of the initial assessment of the client's mental state। और ये जितने भी क्लाइंट्स के जजमेंट होते हैं वह शुरुआत की जो असेसमेंट होती है क्लाइंट्स के मेंटल स्टेट की, उनका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा फॉर्म करते हैं या बनाते हैं।
आगे है 4.4.3 में टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज़। आखिर में क्लिनिकल इंटरव्यूज़ के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं। तो देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज़, 3 प्रकार के जो होते हैं। द अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कौन कौन से होते हैं। एक तो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। इन एन unstructured interview, the clinician adopts his or her own style of questioning rather than following a standard format. Unstructured नाम ही इसका दिया हुआ है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका। तो ऐसे इंटरव्यू में क्लिनिशियन क्या करते हैं, वो अपनी जो तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं उनको अपना लेते हैं और वो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होते हैं उनको वो उतना नहीं देखते हैं। The major advantage of the unstructured interview is its spontaneity एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल। खास करके जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जो मुख्य जो फ़ायदे हैं, एडवांटेज है, वह है कि इसमें स्वच्छता होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है। स्पॉन्टेनिटी जानते हैं, जो अपने आप मन से निकले, और यह कन्वर्सेशन के स्टाइल में होती है। बिकॉज द इंटरव्यूअर इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो एन स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज़ एन एक्टिव गिव एंड टेक विद द क्लाइंट। कहते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो कोई भी खास जो क्वेश्चन की जो मतलब एक बिल्कुल जखीरा है उससे बंधे हुए नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्लाइंट के साथ उनका लेना देना जो है बहुत आसान हो जाता है। बातचीत करने का तरीका जो है, गिव एंड टेक जो है, आसान हो जाता है। द मेजर डिसएडवांटेज इज़ द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और जो ज़्यादा गैरफायदा है इसका वो ये है कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होती है। Also, the conversational flow of the interview may fail to touch on important clinical information needed to form diagnostic information such as societal tendencies. कहते हैं यहाँ तक कि जो कन्वर्सेशन करने के जो तरीके हैं इंटरव्यू के लिए, जो फ्लो है, ये इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन को समझने में असफल हो सकते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सोसाइटल टेंडेंसीज़ के लिए। मतलब कई लोग होते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं, तो कहीं क्लिनिशियन समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसका मूड नहीं कि सुसाइड कर लिए फ्यूचर में, तो उसी को कह रहा है यहाँ पे। ये तो पहला तो था आपका अनस्ट्रक्चर्ड। अब आते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ऊपर। सेमी तो जानते हैं, जो ना तो पूरा स्ट्रक्चर्ड ही हो और ना ही पूरा अनस्ट्रक्चर्ड हो, बिल्कुल बीच का हो। कहते हैं द क्लिनिशियंस फॉलोज अ जनरल आउटलाइन ऑफ क्वेश्चंस। कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जो जनरल आउटलाइन होते हैं क्वेश्चन को, उनको फॉलो करते हैं। डिज़ाइंड टू गैदर एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको बनाया जाता है कि जो आवश्यक जो इन्फॉर्मेशन है उनको इकट्ठा किया जाए। बट इज़ फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, लेकिन वो फ्री होते हैं कि किसी भी खास ऑर्डर में जो है क्वेश्चन पूछ ले वो। एंड टू ब्रांच ऑफ इनटू अदर डायरेक्शन, और किसी और डायरेक्शन में भी घुस जाए। टू फॉलो अप ऑन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अनुसरण कर सकें। अब चलते हैं इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होते हैं, द इंटरव्यू फॉलोज ए प्रीसेट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलते हैं और इसमें क्वेश्चन के प्रीसेट सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल, द मेंटल स्टेटस एग्जाम इन विच a set of questions and observations are used to systematically evaluate the client's awareness। कहते हैं एक मेंटल स्टेटस जो होती है एग्ज़ाम की होती है, अगर देखा जाए इसमें, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस की जो है एक जखीरा होता है। इसे सिस्टमेटिकली तरीके से यूज किए जाते हैं क्लाइंट की अवेयरनेस को इवेल्यूएट करने के लिए। उनकी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब वो कितना ध्यान दे पाते हैं उस पर, टाइम और स्पेस को लेकर के, अटेंशन स्पैन को लेकर के, मेमोरी, जजमेंट और इंसाइट को लेकर के। इंसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को डीप अंडरस्टैंडिंग करना, उसके अंदर घुस के जानना। थॉट, कंटेंट और प्रोसेस के ऊपर, मूड और अपीयरेंस के ऊपर, ये सारा चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज़, प्रोवाइड द हाइस्ट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन रीचिंग डायग्नोस्टिक जजमेंट। कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसे कि स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी का जो सबसे ऊंचा लेवल जो है प्रदान करता है, जिसमें कि आप डायग्नोस्टिक जजमेंट तक जो है पहुंच सकते हैं।
विच इज़ वाई कह रहे हैं यहाँ पे दे आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन रिसर्च सेटिंग, और यही कारण है कि इनका यूज़ जो है वो बार बार रिसर्च सेटिंग में किया जाता है। अब आगे जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज़। क्लिनिकल इंटरव्यूज़ के लिमिटेशन क्या है लिमिट इसके, तो कहते हैं कि ऑल द इंटरव्यूज़ ऑफ्टन प्रोड्यूस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट दे कैन अकम्प्लिश। कहते हैं कि भले ही जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो अक्सर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में देते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ सीमितता है, लिमिट है, टू व्हाट दे कैन अकम्प्लिश, जिससे कि वो पूरा कर सकते हैं। वन प्रॉब्लम इज़ दैट दे समटाइम्स लैक वैलिडिटी और एक्यूरेसी। एक जो समस्या है वो यह है कि वो कभी कभी उसके अंदर वैलिडिटी और एक्यूरेसी की कमी होती है, मतलब सही नहीं होती है, वैलिडिटी नहीं होती है उसकी। इंडिविजुअल्स में इंटेंशनली मिसलीड इन ऑर्डर टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन ए पॉजिटिव लाइट और टू अवॉइड डिस्कसिंग एम्बैरेसिंग टॉपिक्स। इंडिविजुअल्स हो सकता है कि जानबूझ करके जो है वो मिसलीड करे, जिससे कि अपने आप को जो है पॉजिटिव लाइट में प्रेजेंट कर सके और वो घबराने वाले जो है टॉपिक के ऊपर जो चर्चा है उसके ऊपर करने से वो बच जाए, टू अवॉइड डिस्कसिंग एम्बैरेसिंग टॉपिक्स। और पीपल में बी अनेबल टू गिव एन एक्यूरेट रिपोर्ट इन देयर इंटरव्यू, या ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है अयोग्य हो सकते हैं, वह इंटरव्यू में जो है एक्यूरेट रिपोर्ट न दे पाएँ। Individuals who suffer from depression, for example, take a pessimistic view of themselves and may describe themselves as poor workers or inadequate parents when that isn't the case at all. कहते हैं यहाँ पर में कि इंडिविजुअल्स है जो डिप्रेशन से सफ़र हो रहे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए वो अपने आप को पेसिमिस्टिक व्यू देते हैं, टेक ए पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ देमसेल्व्स, और अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं पुअर वर्कर के रूप में या इनएडिक्वेट पेरेंट के रूप में, जबकि वो किसी भी हालत में ऐसे नहीं होते हैं, when that isn't the case at all. Clinicians too may make mistakes in judgment. Clinicians भी जो है जजमेंट करने में मिस्टेक कर सकते हैं, that slant the information they gather. और जो क्या करती है कि जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करती है उनको कमज़ोर कर देती है। They usually rely too heavily on first impressions, for example, and give too much weight to unfavorable information about a client. वे सामान्यतः क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट इम्प्रेशन के ऊपर भरोसा कर बैठते हैं, एग्जाम्पल के लिए, एंड गिव टू मच वेट टू अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट, और क्लाइंट के बारे में जो अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है उनके ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो बल डाल देते हैं। इंटरव्यूअर बायसेस इंक्लूडिंग जेंडर, रेस एंड एज बेस्ड बायसेस may also influence the interviewer's interpretations of what a client says. इंटरव्यू खास करके बायस कर देते हैं, मतलब बायस तो जानते ही हैं, खास करके जब एक पक्ष के रूप में कोई बात रखी जाती है जिसमें वो जेंडर, रेस, एज, बायसेस सारे कुछ शामिल है, और ये भी इंटरव्यूअर्स की जो इंटरप्रिटेशन होती है, क्लाइंट कुछ और कहता है और उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होती है, और यह इंटरव्यूअर्स की इंटरप्रिटेशन को क्या करती है, प्रभावित कर सकती है। इंटरव्यूज़ पर्टिकुलरली अनस्ट्रक्चर्ड वंस में ऑल्सो लैक रिलायबिलिटी। कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रकार की जो इंटरव्यू होती है खास करके उसमें रिलायबिलिटी की कमी हो सकती है। पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट इंटरव्यूअर्स। पीपल क्या करते हैं, अलग अलग इंटरव्यूअर के पास जाते हैं तो अलग अलग तरीके से वो उत्तर देने लगते हैं। प्रोवाइडिंग लेस इंफॉर्मेशन टू ए डिस्टेंट इंटरव्यूअर दैन टू ए वार्म एंड सपोर्टिव वन। और कहते हैं कि दूर दराज के जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन कम देते हैं, जबकि उनके आसपास या उनको सपोर्ट करने वाले या काफ़ी उनको स्वागत करने वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वही कह रहे हैं देन टू ए वार्म एंड सपोर्टिव वन। वन का मतलब यहाँ इंटरव्यूअर ही है। Similarly, a clinician's race, sex, age and appearance may influence a client's responses. कहते हैं इसी तरीके से क्लिनिशियन की जो एज है, सेक्स है, एज है, रेस है खास करके, और जो अपीयरेंस है, जिस तरीके से वो दिखते हैं, ये भी क्लाइंट के रिस्पॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट इन्हीं लोगों का दिया हुआ है जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। Because different clinicians can obtain different answers and draw different conclusions,
Even when they ask the same questions of the same person, some researchers believe that interviewing should be discarded as a tool of clinical assessment. कहते हैं क्योंकि अलग अलग जो क्लिनिशियंस हैं, खास करके क्लिनिशियंस हैं, उन्हें अलग अलग आंसर्स जो है वो उन्हें प्राप्त हो सकते हैं और वो अलग अलग नतीजा अपनी ओर उन्हें खींच सकती है, ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन इवन व्हेन दे आस्क द सेम क्वेश्चन ऑफ द सेम पर्सन। जब वो उसी पर्सन से वही प्रश्न पूछते हैं बार बार, तो सम रिसर्चर्स बिलीव दैट, कुछ रिसर्चर यह भी विश्वास करते हैं कि जो इंटरव्यूइंग है उनको ख़त्म कर देनी चाहिए, शुड बी डिस्कार्डेड एज ए टूल ऑफ, और किस रूप में ख़त्म कर देनी चाहिए, तो क्लिनिकल असेसमेंट के टूल के रूप में। चलिए इस पार्ट ऑफ वीडियो में इतना ही रखते हैं। नाउ वी जस्ट अगेन डिस्कस ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट या टॉपिक। तो आगे जो है इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे।